नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कीन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत की विवेचना करना। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार ब्याज की दर का निर्धारण होता है, तरलता जाल क्या होता है तथा अर्थव्यवस्था तरलता जाल में कैसे फंसती है। तो आइए हम देखते हैं कीन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत। प्रोफेसर कीन्स ने बताया कि अर्थव्यवस्था में ब्याज तरलता के परित्याग का प्रतिफल होता है। अर्थात जो हमारे पास तरलता होती है, यानी जो हमारे पास लिक्विडिटी होती है, ये वास्तव में इसका जब हम त्याग करते हैं तो उसके बदले में एक व्यक्ति को ब्याज के रूप में कुछ न कुछ चाहिए होता है। तरलता वर्ड वास्तव में एक बहुत सिंपल वर्ड है। तरलता, हमारे घर में कुछ न कुछ मनी होती है, हर घर में कुछ न कुछ मनी होती है। जब हम लोग मार्केट जाते हैं तो अपने साथ कुछ न कुछ मुद्रा लेकर के जाते हैं। मुद्रा का वो रूप जो सबसे अधिक प्रयोग में जल्दी लाया जा सके, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी या तरल। तो आप ही बताइए कि तरलता के अंतर्गत सबसे ज्यादा आपका जो मुद्रा होगा वो कैश मनी के रूप में जाना जाता है। यानी हमारे घरों में कुछ न कुछ मुद्रा कैश के रूप में रखी रहती है और इसी को हम लोग तरल मुद्रा कहते हैं। अर्थात तरल का मतलब यहाँ पर है कि हम उसको एट रैंडम कभी भी खर्च करके अपनी आवश्यक वस्तुओं को परचेज कर सकते हैं। हमारे पास हालांकि हमारे पास मुद्रा और अधिक होती है, जैसे हमारे पास बॉन्ड होते हैं, जैसे हमारे पास डिबेंचर पेपर होते हैं जिसको हम लोग ऋण पत्र बोलते हैं, जो हमारे पास कभी कभी हमारे पास शेयर पेपर्स होते हैं, शेयर्स के कुछ हमारे पास एफडीज होती हैं, कुछ हमारे पास इंश्योरेंस होते हैं, हमारे पास इवन गोल्ड होता है, इवन हमारे पास सिल्वर होता है, इवन हमारे पास एसेट्स या कैपिटल होते हैं जैसे हमारे पास हाउस है। बट इनको एट रैंडम तुरंत खर्च नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं खर्च कर सकते हो? कोई भी व्यक्ति आपका बॉन्ड पेपर लेकर के आपको सब्जी नहीं देगा, कोई भी व्यक्ति आपको ऋण पत्र लेकर के वास्तव में आपकी आवश्यक वस्तु मेडिसिन नहीं देगा। तो यानी ये हमारे पास एसेट्स तो हैं बट ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, अर्थात इनको हम बाजार में उपयोग तुरंत नहीं कर सकते। तो तरल मुद्रा वो मुद्रा होती है जिसका प्रयोग हम तुरंत यानी अविलंब कर सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने पास कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए तरल मुद्रा रखता है। प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि इसी तरलता के परित्याग का पुरस्कार ब्याज है। मान लीजिए आप मार्केट आए हो, आपके पॉकेट में सपोज दैट 1000 रुपीज है। हमने कहा एक काम करिए, ये 1000 रुपीज मुझे दे दीजिए ताकि मैं शॉपिंग कर लूं। आप आनाकानी करोगे या बदले में इसके कुछ ना कुछ रिवार्ड लोगे कि अच्छा मैं 1000 तो दे रहा हूं, आप मुझे 1100 रुपए शाम तक दे देना। तो ये जो 100 रुपए आप बढ़ा कर रहे हैं, ये जो आप तरलता छोड़ रहे हैं, जो आप अपनी मुद्रा को उस व्यक्ति को दे रहे हैं, उसके रिवार्ड में जो 100 रुपए ले रहे हैं वो वही है तरलता के परित्याग के परिणाम स्वरूप जो कुछ आपको चाहिए वो क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 1000 जब आप त्याग दोगे तो वास्तव में आप इसका प्रयोग नहीं करोगे, जिससे क्या होता है आपको असंतुष्टि होगी। असंतुष्टि होने से आप क्या करेंगे? इस असंतुष्टि को फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ आप चार्ज करेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्याज। वही का प्रतिफल ब्याज है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने आपको डिफाइन किया व्हाट इज लिक्विडिटी और तरलता क्या होती है। तरल मुद्रा वो मुद्रा जो सबसे ज्यादा यूज या प्रयोग में लाया जा सके। कुछ बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि सर एटीएम में जो मुद्रा होती है वो लिक्विड मनी होती है। आई एम ऑल्सो अग्री कि इनके रेस्पेक्ट में बॉन्ड, डिबेंचर पेपर, शेयर, एफडी, आपका आरडी, गोल्ड, सिल्वर और कैपिटल या एसेट्स के रेस्पेक्ट में एटीएम काफी लिक्विड है।
बट कभी आपको मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाती है। मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाने के बाद आप क्या करते हो कि डॉक्टर की फीस जमा करने के लिए आप 4-5 मेडिकल एटीएम स्टोर में जाते हो और एटीएम में जाकर के पैसा ढूंढकर तब लाते हो। कुछ ना कुछ आपका टाइम लॉस हुआ, 30 मिनट 40 मिनट। तो हम क्या कहेंगे, लिक्विड तो है बट वो उतनी लिक्विड नहीं। अगर आपके घर में कैश है और आपने 5,000 रुपए लेकर के आप तुरंत पेशेंट के साथ घर में चले गए तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, घर से निकल गए रिलैक्स हो जाएंगे कि 5,000 से हम डॉक्टर का कुछ एक्सपेंडिचर कर देंगे। तो एटीएम ने लिक्विडिटी बढ़ाई तो है बट उतनी लिक्विड नहीं है जितना कि कैश लिक्विड होता है। यानी सबसे लिक्विड मनी हमारे पास जो होती है वो कैश होती है, जो हम लोग अपने पास या जो हमारी माँ जी अपने आंचल में बांध करके रखती हैं, दैट इज इमरजेंसी यूज के लिए। वो मनी वास्तव में तरल मुद्रा होती है और उसके परित्याग जब उसको त्यागते हैं तो उसके बदले में हम लोग जो चाहते हैं दैट इज कॉल्ड ब्याज, इंटरेस्ट। वही को प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि उसके बदले में जो कुछ हम चाहते हैं वो ब्याज कहलाता है। ओके, चलिए प्रोफेसर कीन्स ने अपना सिद्धांत वास्तव में मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति के आधार पर डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि जहां पर मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर हो जाएगी वहीं पर ब्याज दर का निर्धारण हो जाएगा। लेकिन प्रोफेसर कीन्स ने अपने सिद्धांत में डिमांड ऑफ मनी अर्थात मुद्रा की मांग के द्वारा ब्याज दर निर्धारण में ज्यादा सहमत रहे। उन्होंने पूर्ति पक्ष को इग्नोर किया या न्यूट्रल माना। आपसे मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं, प्रोफेसर कीन्स ने अपने सिद्धांत में मुद्रा के मांग पक्ष की ज्यादा विवेचना की। इन्होंने कहा कि ब्याज दर निर्धारण में डिमांड ऑफ मनी की महती भूमिका है, वेरी इंपॉर्टेंस है, और वहीं पर सप्लाई ऑफ मनी को न्यूट्रल इन्होंने मान लिया, न्यूट्रल मान लिया, जबकि न्यूट्रल नहीं होता है। बट यहां पर मान लिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मनी सप्लाई करता है वो एक प्रकार से सप्लाई करने के बाद न्यूट्रल फॉर्म में रहता है। तो यहां पर उनका सिद्धांत वास्तव में मुद्रा की मांग पर निर्धारित है, जो ब्याज की दर को निर्धारित करता है। जहां पर मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं वहां पर ब्याज की दर का निर्धारण हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं मुद्रा की मांग क्या है। वास्तव में हमारी लिक्विडिटी प्रेफरेंस या डिमांड ऑफ मनी क्या है, प्रश्न आपसे पूछते हैं। आप अपने पास मुद्रा किस चीज के लिए रखते हो? आपके घरों में आपके पास कुछ ना कुछ मुद्रा, आप जॉब करते हो, आप खेती का काम करते हो, आप व्यापारी हो, आप अपने परिवार में कुछ ना कुछ मुद्रा कैश में रखते हो। पहला उसका टारगेट होता है, 3 प्रकार की मुद्राएं होती हैं जो हम अपने परिवार में कैश के रूप में रखते हैं। पहली मुद्रा होती है एलटी मुद्रा, जिसे कहते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव, अर्थात लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा, लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा। हम अपने परिवार में कुछ मुद्रा वास्तव में पारिवारिक खर्च चलाने के लिए या अदर एक्टिविटी को संपन्न करने के लिए, कंटिन्यू मेंटेन करने के लिए, आपकी आवश्यक वस्तुओं को परचेज करने के लिए कुछ मुद्रा रखते हैं ताकि हम डे बाय डे उन वस्तुओं को परचेज कर सकें। आपके परिवार में कुछ मुद्रा होगी, डेली खर्चे होते हैं, सब्जी लाना या मेडिसिन लाना या बिजली का बिल पेमेंट करना या पानी का बिल पेमेंट करना, ये सारी चीज एक्टिविटी को संपन्न करने के लिए कुछ मुद्रा आप अपने पास रखते होंगे, जिसको हम कहते हैं लेन देन उद्देश्य की मुद्रा। लेन देन उद्देश्य की मुद्रा जो होती है, ये मुद्रा आप जो रखते हो ये ब्याज दर का फलन नहीं होती। मीन्स इसका क्या हुआ? अगर हम आपसे कहें कि एक काम करो, जो ये लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा आप अपने पास रखे हो, मुझसे
ज्यादा पैसा ले लो। जैसे आपने कहा कि सर मेरे पास 1000 हम लोग अपने घर में रखे रहते हैं ताकि परिवार की कोई भी एक्टिविटी हो, उस एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, उसमें हम इस 1000 रुपए से कंप्लीट करते हैं। हम जाते हैं और आपसे कहते हैं कि एक काम करिए सर, ये 1000 रुपए मुझे आप दे दीजिए और इसके बदले में मैं आपको 1200 रुपए महीने के लास्ट में दे दूंगा। आप नहीं पैसा मुझे दोगे। क्यों? आप अपने परिवार का ये जो डेली खर्च है वो कैसे चलाओगे? अर्थात आप लेन देन की मुद्रा के बदले ब्याज लेना पसंद नहीं करोगे। क्लियर है? इसलिए एलटी मुद्रा ब्याज की दर का फलन नहीं होता है। क्लियर है? अर्थात लेन देन की मुद्रा चाहे जितना हम आपको ब्याज दें, आप कहोगे नहीं सर ये पैसा हम नहीं देंगे मेरे परिवार के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय फैमिली बिकॉज ऑफ डेली ट्रांजैक्शन विल बी हेल्ड विद दिस मनी। इस मुद्रा के द्वारा मैं डेली खर्च को अपनाता हूं, इसके बदले मुझे ब्याज नहीं चाहिए, ये पैसा मेरे परिवार में रहेगा। तो एक रिजल्ट ये आया कि एलटी मनी जो लेन देन की मुद्रा है, इट इज नॉट फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट, अर्थात ये ब्याज की दर से प्रभावित नहीं होती। क्लियर है? सेकंड पॉइंट। दूसरी मुद्रा जो हमने परिवार के पास रखते हैं वो होती है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशंस लेते हैं। क्या होता है प्रिकॉशंस हम लोग लेकर के कुछ ना कुछ चलते हैं कि वास्तव में कोई इमरजेंसी ना पड़ जाए, वो प्रिकॉशनरी मनी होती है। और ये प्रिकॉशंस जो होते हैं वो अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कोई भी परिवार इस प्रिकॉशन के लिए क्या होता है ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ मुद्रा रखता है। जैसे क्या होता है हर परिवार मेडिकल इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा रखे रहता है, 1000, 2000, 10,000, 5,000 रुपए की कोई प्रिकॉशनरी, अचानक आपकी बाइक खराब हो गई, आपने प्रिकॉशन के रूप में कुछ पैसा रखा है। क्यों? ताकि मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म ना होने पाए। मुझे नहीं पता था कि मेरी बाइक खराब होगी नहीं, बट मैंने बाइक खराब होने के नाम पे कुछ पैसा रखा ताकि मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहे। मैंने प्रिकॉशंस के रूप में कुछ पैसा रखा। कोविड चल रहा है, पता नहीं किसको सर्दी जुकाम बुखार हो जाए, मुझे कुछ मेडिसिन लानी पड़ जाएंगी, कुछ हॉस्पिटल्स के चार्जेस हो सकते हैं, तो मैं कुछ प्रिकॉशंस के रूप में मनी रखूंगा। तो ये मुद्रा कहलाती है। ये जो लिक्विड मनी हम अपने पास रखते हैं दैट इज कॉल्ड प्रिकॉशनरी मनी, सतर्कता उद्देश्य। ये जो प्रिकॉशनरी मनी होती है जिसको हम एलपी से डिनोट करते हैं, ये हम कैश अपने पास रखते हैं अलमीरा के सबसे पीछे वाले भाग में। क्यों रखते हैं? ताकि कोई इमरजेंसी परिवार में पड़े, हमारी माता जी दादी कोई बीमार पड़े तो इस प्रिकॉशनरी मनी से हम उनको इलाज करा सके। तो इट इज ऑल्सो नॉट फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी ब्याज की दर का फलन नहीं है। ओह, मतलब इस मुद्रा को बदले में हम अगर किसी परिवार से कहते हैं कि नहीं प्रिकॉशनरी मनी आप हमको गोदरेज की अलमारी से पीछे से निकाल के दे दीजिए, बदले में इस 5000 के बदले में मैं आपको 15 दिन बाद आफ्टर 15 डेज मैं आपको 8000 रुपए दे दूंगा। आप कहोगे सॉरी सर, ये हम 3000 रुपए के चक्कर में ये प्रिकॉशनरी मनी आपको नहीं देंगे, कोई भी व्यक्ति देने को तैयार नहीं होगा। अर्थात प्रिकॉशनरी मनी यानी ये जो लिक्विड मनी मैं अपने पास रखता हूं, ये भी ब्याज की दर का फलन नहीं होता, अर्थात ब्याज की दर से प्रभावित नहीं होता। तो एक रिजल्ट मिला कि एलपी मनी आल्सो नॉट फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर का फलन नहीं है। अर्थात ना तो मैं ट्रांजैक्शन मोटिव वाली मनी दे सकता हूं ब्याज के चक्कर में, और ना तो प्रिकॉशनरी मनी को मैं दे सकता हूं ब्याज के चक्कर में। ये दोनों मुद्रा मैं ब्याज के चक्कर में अपने परिवार से अलग नहीं कर सकता। मान लीजिए मेरे परिवार में आफत आ जाती है, मेरे परिवार में जरूरत पड़ जाती है, मैं आपसे लेने जाऊंगा, हो सकता है आपके पास ना हो तो मैं तो बहुत परेशान हो जाऊंगा, इसलिए इस मुद्रा को हम देने को तैयार नहीं होते हैं। प्रोफेसर कीन्स ने कहा एक तीसरी मुद्रा भी हमारे परिवार में रखी जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव मोटिव, यानी सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा, सट्टा के लिए।
हम कुछ पैसा बैंक में रखते हैं, सबके पास सेविंग्स अकाउंट है, कुछ पैसा हमारे पास जो भी हमने अपने कंजप्शन के बाद 100, 200, 400 रुपए बचाते हैं, उठा करके बैंक में रख देते हैं कि एक काम करते हैं, इससे थोड़ा बहुत ब्याज मिल जाएगा जो कभी हम प्रयोग में लाएंगे। लेकिन अगर बाजार ब्याज दर कम हो जाए, इस समय आप देख रहे हो कि ब्याज दर कितनी कम होती जा रही है, ब्याज दर बहुत कम होती जा रही है, तो आप इस पैसे को बैंक से हटा करके शेयर बाजार में लगाना पसंद करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको बैंक में मनी है वो वास्तव में इनएक्टिव है, अर्थात एक प्रकार से ब्याज बहुत कम मिल रहा। क्यों ना इसको हम एक काम करते हैं, शेयर मार्केट में या सट्टा उद्देश्य में लगा दें, क्योंकि सट्टा उद्देश्य में हमको अधिक पैसा मिल जाएगा। क्लियर है? तो यानी ये लिक्विडिटी का आप त्याग करते हो, ये जो मुद्रा आपके पास रहती है इसका त्याग करते हो। अगर मार्केट में ब्याज ज्यादा है तो ये लिक्विडिटी की डिमांड कम होगी, और ब्याज कम है तो इस लिक्विडिटी की डिमांड ज्यादा होगी, अर्थात एलएस मुद्रा ब्याज के दर का फलन है। क्लियर है? तो हमने देखा कि इसमें से दो मुद्राएं, जो आपकी दो मुद्राएं हैं, ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मुद्रा, ये ब्याज की दर का फलन नहीं है, जबकि स्पेकुलेटिव मुद्रा जो है ये ब्याज की दर का फलन है। तो इस प्रकार तीन प्रकार की मुद्राएं एक परिवार अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखता है। हर परिवार के पास ये तीन उद्देश्य के लिए मुद्रा अवश्य मिलेगी। आइए हम देखते हैं रिजल्ट्स हमारे क्या निकले। यानी रिजल्ट्स हमारे ये निकले कि प्रथम उद्देश्य की मुद्रा जो हम ट्रांजैक्शन मोटिवेशन कह सकते हैं, ये ब्याज की दर का फलन नहीं है, यानी ब्याज की दर से प्रभावित नहीं होती। चाहे ब्याज की दर बढ़े चाहे ब्याज की दर घटे, बट इसका इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता था, कोई भी व्यक्ति ये मुद्रा देने को तैयार नहीं होता। यही कंडीशन दूसरी मुद्रा यानी प्रिकॉशनरी के साथ है। ये भी मुद्रा कोई देने को तैयार नहीं था, इट इज ऑल्सो नॉट फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट ये मुद्रा आय का फलन है, और प्रिकॉशनरी मुद्रा भी आय का फलन है, अर्थात आय बढ़ेगी। जैसे आप एक नॉर्मल फैमिली के हो, आपके पास डेली मान लीजिए मनरेगा से आप कमाते हो 200-400 रुपए, तो आप एलटी के लिए हो सकता है कि पर महीना 200 रुपए या 300 रुपए या 400 रुपए रख लो, मान लीजिए 200 रुपए रख लेते हो। लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ गई, मान लीजिए आपके परिवार में एक व्यक्ति है जो नौकरी पा गया, अब आप लेन देन के उद्देश्य के लिए मुद्रा हो सकता है 2000 रुपए रखते हो। मान लीजिए आपके घर में कोई आईएएस अधिकारी बन गया, अब आपके पास एलटी मुद्रा के रूप में हो सकता है 1 लाख रुपए मिल जाए, हो सकता है कि नहीं। जैसे जैसे परिवार का स्टेटस बढ़ता जाता है, तभी तो लोग क्या कहते हैं, अमीर परिवार वालों के पास दौड़ते हैं, भैया कुछ अपने पैसा हमको दे दो ताकि हम अपना इलाज करा सके। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि एलटी के रूप में कुछ मुद्रा अपने पास रखे ज्यादा होंगे, जो हमारे लिए हमारे से बहुत ज्यादा होगा। तो आय का फलन है, मतलब कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी उसकी लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा भी बढ़ती चली जाएगी, और आय घटने से लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा घटेगी। इसी तरह प्रिकॉशनरी मुद्रा के साथ होता है, आय बढ़ेगी तो प्रिकॉशनरी मुद्रा ज्यादा रखेंगे। अमीर घर के व्यक्ति के लोग 1000 नहीं रखते हो प्रिकॉशनरी के लिए, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसा कैसे रखते हैं अपने पास, ताकि वो प्रिकॉशनरी में सतर्कता उद्देश्य में काम ले सके। ये जितना अधिक आपका आय स्टेटस होगा, अमिताभ बच्चन के घर में और अधिक होगा प्रिकॉशनरी के रूप में, बट एलएस हम देखें कि ब्याज दर का फलन है। तो इन दोनों को, ये दोनों मुद्राएं जो आपकी लेन देन उद्देश्य की है और सतर्कता उद्देश्य की है, ये दोनों का नेचर सेम है, तो इनको हमने L1 से डिनोट कर दिया। यानी L1 के अंतर्गत मैंने सम्मिलित कर दिया लेन देन उद्देश्य की मुद्रा को और सतर्कता उद्देश्य की मुद्रा को, दोनों को, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है और दोनों ब्याज की दर का फलन नहीं है, इसलिए इसको मैंने डिनोट कर दिया L1 मुद्रा से। ओके। दूसरा, ये सट्टा उद्देश्य की मुद्रा थी, तो सट्टा उद्देश्य की मुद्रा ब्याज की दर का फलन है, अर्थात ब्याज दर से प्रभावित होती है। अच्छा, ब्याज दर में परिवर्तन लिक्विडिटी को, सट्टा उद्देश्य की लिक्विडिटी को त्याग या न त्याग पर परिवर्तन लाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हमने L2 से डिनोट कर दिया। क्लियर है? अर्थात ये इसका नेचर अलग है क्योंकि ये ब्याज की दर का फलन है। तो हमने डिमांड ऑफ मनी के अंतर्गत दो प्रकार की मुद्रा पाई, एक L1 मुद्रा जिसके अंतर्गत हमने
LT प्लस LP को शामिल किया, और दूसरी L2 मुद्रा जिसके अंतर्गत हमने LS मुद्रा को शामिल किया। इन दोनों का जोड़ डिमांड ऑफ मनी कहलाता है, यानी मुद्रा की मांग कहलाता है। इतना मुद्रा व्यक्ति रखते हैं, दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ R। और दूसरा तरफ हमने लिया सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी, इसके अंतर्गत ये ब्याज की दर का फलन नहीं है। ब्याज की दर का फलन नहीं का तात्पर्य होता है कि इसकी पूर्ति, जो मुद्रा की पूर्ति होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। वो हर, मान लीजिए, पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ मुद्रा अर्थव्यवस्था में सर्कुलेशन के रूप में डाल दिया जाता है और वही सप्लाई हो जाती है, अर्थात ये ब्याज की दर का फलन नहीं मानी जाती, बट होती है। बट यहाँ पे प्रोफेसर कीन्स ने अपने इस थ्योरी में नहीं माना। अब हमने डायग्राम बनाया L1 का। L1 का हमने डायग्राम बनाया L1 मुद्रा का। तो हमने देखा कि जब ये ब्याज की दर का फलन नहीं है, हमने एक्स अक्ष, नीचे हमने एक्स अक्ष को लिया और हमने ये ओरिजिन है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये हमारे पास L1 मुद्रा रेखा है जो देखिए ऊपर से नीचे तक, दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वाई अक्ष के समांतर है। और ये ब्याज की दर है OR1 ब्याज की दर पर मुद्रा L1 मुद्रा L1 ही रही। जब ब्याज की दर बढ़कर OR2 हो जाती है तो भी वही बनी रही, यानी A पॉइंट पर बनी रही, फिर ये B पॉइंट पर, और फिर ब्याज की दर बढ़ी तो ब्याज की दर बढ़ने के साथ ये C पॉइंट पर आ गए। अर्थात हम देखें ब्याज की दर चाहे बढ़े चाहे ब्याज की दर घटे, बट L1 मुद्रा की मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अर्थात L1 मुद्रा जो होती है, इट इज नॉट फंक्शन ऑफ R। ब्याज की दर बढ़े या घटे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमने इस डायग्राम से देख लिया। क्लियर? दूसरा हम देखते हैं कि L2 जो हमने लिया, L2 मुद्रा हमने यहाँ पर ये L2 को रिप्रेजेंट किया, एक्स एक्सिस है, ये आपका O ओरिजिन है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये देखिए निगेटिव स्लोप की है। निगेटिव स्लोप का ये दिखाता है कि ब्याज दर जब OR1 है तो L2 मुद्रा की मांग OL2 है। जब ब्याज दर घट करके OR2 हो जाती है, देखिए ब्याज दर डिक्लाइन कर जाती है, तो L2 मुद्रा की मांग बढ़ करके कितनी हो जाती है, आपकी L3 हो जाती है। तो देखिए ये ब्याज की दर का फलन है और हम A से B पॉइंट पर आ जाते हैं। तो इसीलिए इसका स्लोप, L2 मुद्रा का स्लोप निगेटिव पाया जाता है। निगेटिव इसलिए पाया जाता है क्योंकि L2 मुद्रा ये ब्याज की दर का फलन है। जब ब्याज की दर बढ़ती है तो L2 मुद्रा की मांग कम होती है, जब ब्याज की दर कम होती है तो L2 मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। क्योंकि इन दोनों को, क्योंकि L1 मुद्रा जो आपकी यहाँ पर दिखा रही है, L2 मुद्रा जो यहाँ पर दिख रहा है, ये दोनों हमारी डिमांड होती है। अर्थात DM इक्वल टू L1 प्लस L2, दोनों मुद्राओं को एक साथ इस डायग्राम में शो किया गया। L1 मुद्रा अभी हमने देखा कि ब्याज की दर बढ़े या घटे इस मुद्रा की मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दैट इज क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस के ये पैरेलल होती है एंड लीनियर फॉर्म में होती है। अर्थात इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात L1 मुद्रा चाहे ब्याज बढ़े चाहे घटे हम देने को तैयार नहीं होते। अर्थात LT मुद्रा और LP मुद्रा हम कभी नहीं देते, जो ये दो उद्देश्य के लिए मुद्रा अपने परिवार में हम लोग रखते हैं। बट सट्टा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा होती है इसका स्लोप निगेटिव होता है। इसका स्लोप निगेटिव होने का तात्पर्य होता है कि ब्याज की ऊंची दर पर इसकी मांग कम होती है। जब ब्याज की दर घटती है तो इसकी मांग बढ़ जाती है। तो अर्थात ये ब्याज दर से प्रभावित होती है। ये सट्टा उद्देश्य की मुद्रा है जिसको हम LS कहे थे अभी तक, और ये ब्याज की दर से प्रभावित होती है। ब्याज की दर बढ़ेगी तो ये घटेगा, ब्याज की दर घटेगा तो ये बढ़ेगा। इन दोनों मुद्राओं को जोड़ दीजिए तो ये डिमांड ऑफ मनी निकल आएगा, यानी मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग रेखा यहाँ पर रेखा चित्र में हम लोग LD से दिख रहे हैं जो निगेटिव स्लोप का है। देखिए अब लंब अक्ष से टच करके नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इतना जो है ये जो पोर्शन है ये L1 मनी को दिखाता है जो इस आप डायग्राम में शो किया गया है। ओके, तो यहां से थोड़ा सा दूरी से, क्योंकि दोनों डायग्राम आपका L1 इसका डायग्राम और ये डायग्राम, दोनों डायग्राम को हमने ऐड कर दिया तो टोटल डिमांड ऑफ लिक्विडिटी या डिमांड ऑफ मनी निकल आई, जिसका स्लोप निगेटिव होता है और ब्याज की दर का फलन होता है AB। अर्थात जब ब्याज की दर OR1 है तो मुद्रा की मांग
इतनी है, ओ ए है। जब ब्याज दर घट करके OR2 हो जाती है तो ये बी हो जाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो डायग्राम आया, ये किसका डायग्राम आया? ये डायग्राम आया मुद्रा की मांग का। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, मुद्रा की मांग हमने इसके पहले देखा कि 3 प्रकार की होती है, LT, दूसरी LP और तीसरी आपकी होती है LS। ठीक है, ये ब्याज की दर का फलन नहीं होते हैं, ये ब्याज की दर का फलन होते हैं, लेकिन तीनों मुद्राओं को हम मिला देते हैं तो ये क्या बन जाती है? डिमांड ऑफ मनी बन जाती है। और इसका डायग्राम ये निगेटिव स्लोप का पाया जाता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सप्लाई ऑफ मनी करता है। सप्लाई ऑफ मनी अर्थव्यवस्था में मुद्रा डाल देता है। ये मान लीजिए मुद्रा डाल दिया, अब ब्याज की दर बढ़े, मान लीजिए OR1 ब्याज है तो मुद्रा की पूर्ति कितनी है? MS1। अब ब्याज की दर और बढ़े, फिर भी मुद्रा की पूर्ति वही रहती है। ब्याज की दर और बढ़े, मुद्रा की पूर्ति वह क्या होती है? वही रहती है। तो मुद्रा की पूर्ति जो होती है वो RBI द्वारा करती है और ये ब्याज की दर से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, हाँ, जब गवर्नमेंट RBI सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा देता है तो ये सप्लाई ऑफ मनी रेखा ऐसे आगे की ओर शिफ्ट हो जाती है। यानी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाते जाएंगे तो ये जो रेखा होगी आगे की ओर शिफ्ट होती चली जाएगी। क्लियर है? तो ये मुद्रा की पूर्ति रेखा आगे की ओर शिफ्ट होगी, बट इट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, अर्थात ब्याज की दर से प्रभावित नहीं होती। क्लियर है? अब हमारे पास इक्विलिब्रियम को देख लेते हैं, क्योंकि यहीं पर आपका पूरा निर्धारण होगा। ये इक्विलिब्रियम देखते हैं। इक्विलिब्रियम जहां पर डिमांड ऑफ मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। अभी डिमांड ऑफ मनी का हमने डायग्राम देख लिया, that have the negative slope, और supply of money that is the parallel to the y axis। ये दोनों इस एक्सिस के बराबर होगा। इसके आधार पर we can calculate the rate of interest। ओके, देखिए यहां पर ये सप्लाई है, मनी सप्लाई है which is held by RBI, जो RBI करती है। ये डिमांड ऑफ लिक्विडिटी है जिसको DM कहेंगे। DM इसके अंतर्गत L1 प्लस L2 को जोड़ा गया है। तो निगेटिव स्लोप की जहां पर डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं, MS इक्वल टू क्या होते हैं? MD हो जाते हैं यार, डिमांड ऑफ मनी हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहीं पर ब्याज की दर का निर्धारण हो जाता है। क्लियर है? ये ब्याज की दर का निर्धारण हो जाता है, अर्थात ब्याज की दर OR1 है। अर्थात OR1 ब्याज की दर निर्धारित हो गई प्रोफेसर कीन्स के अनुसार। जहां पर मुद्रा की मांग मुद्रा के पूर्ति के बराबर हो जाती है, वहीं पर ब्याज की दर का निर्धारण हो जाता है। जब RBI मुद्रा की पूर्ति बढ़ाकर MS1 कर देता है तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी E1 न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर है और ब्याज की दर कम हो जाएगी, दैट इज OR2। क्लियर? जब अर्थव्यवस्था में RBI मुद्रा की पूर्ति बढ़ा देती है तो उसके परिणाम स्वरूप ब्याज की दर कम हो जाती है, घट जाती है। पुनः RBI फिर से मनी सप्लाई बढ़ा देती है, अर्थव्यवस्था में सर्कुलेशन में ज्यादा मुद्रा डाल देती है, उसके परिणाम स्वरूप वी कम एट द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज E2 equilibrium point, where the demand of money and supply of money both are equal, and hence E2 will be new equilibrium point। E2 नया संतुलन बिंदु है, thus we can find new rate of interest which is OR3। अब ब्याज की दर और कम हो गई है और कम होने के परिणाम स्वरूप क्या होता? और कम हो गई और कम होने के परिणाम स्वरूप क्या होता? वी कम एट OR3। ये ब्याज की दर अब हो गई। RBI ने फिर से मनी सप्लाई बढ़ा दिया MS3। अब फिर से मनी सप्लाई बढ़ाने के बाद वी कम एट न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज E4, वेयर द डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी बोथ आर इक्वल। 10 बट हम देख सकते हैं कि ब्याज की दर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। हम नए इक्विलिब्रियम पॉइंट E4 पर आ जाते हैं जहां पर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिक्लाइन नहीं हो रहा। देखिए
कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट? इस पॉइंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट R3 है, इस पॉइंट पर, दैट इज E2 पॉइंट पर, और E4 पॉइंट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R3 है। देखिए वही है। तो एक अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बढ़ती तो जाती है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं घटता, जो घटता है अभी तक घट रहा था, बट एक स्टेज के बाद मनी सप्लाई बढ़ती है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट हो जाता है। और हम इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति, अर्थात अर्थव्यवस्था तरलता जाल में फंस गई है। आई एम जस्ट रिपीटिंग, जब अर्थव्यवस्था में आरबीआई द्वारा मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने के बाद भी ब्याज की दर में कमी ना हो तो उस कंडीशन को तरलता जाल की स्थिति कहते हैं, जो कि हम यहां पर E2 और E4 के मध्य देख सकते हैं कि यहां पर LD यानी डिमांड ऑफ मनी लाइन दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के वो पैरेलल हो जाती है, अर्थात अर्थव्यवस्था तरलता जाल में फंस जाती है और वहां पर ब्याज की दर नीचे नहीं होती है। तो ये प्रोफेसर कीन्स का था लिक्विडिटी ट्रैप थ्योरी। प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि तरलता पसंदगी त्याग का प्रतिफल ब्याज है, अर्थात मेरे पास जो लिक्विड मनी, मेरे पर्स में कुछ मनी, उसको मैं त्याग करूंगा तो उसके बदले में मैं कुछ चाहूंगा, उसे हम ब्याज कहते हैं। और अर्थव्यवस्था को डेवलपमेंट करने के लिए आरबीआई लगातार मुद्रा की पूर्ति बढ़ाता है और लगातार मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने के पीछे उद्देश्य होता है कि ब्याज की दरें लगातार कम होंगी। और जब याद रखिए ब्याज की दरें कम होंगी तो निवेशक ज्यादा लोन लेंगे, किसके लिए? इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो लेकिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कभी कभी फेल हो जाती है। और क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि अर्थव्यवस्था लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाती है। आरबीआई तो चाहता है कि मैं मुद्रा पूर्ति तेजी से बढ़ाऊं ताकि ब्याज की दर तेजी से गिरे, बट वो इसमें एक लेवल के बाद असफल हो जाता है और अर्थव्यवस्था तरलता जाल में फंस जाती है। यही कीन्स ने अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया। हमको उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करिए। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप जरूर हमसे प्रश्न पूछिएगा ताकि हम आपके उत्तरों का समाधान कर सकें। थैंक यू।